मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है 12th का इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें अब नए चैप्टर, एक नए टॉपिक की बारी आई है। उस चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड। क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो अब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, तो उससे पहले मैं, हालांकि माइक्रो में ये चर्चा करूंगा मैं, पर थोड़ा सा मैं एक बार एक लाइन में, दो लाइन में बता देना चाहता हूँ कि डिमांड क्या है। सबसे पहले डिमांड क्या है? डिमांड, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि आप माइक्रो में देखोगे तो उसमें आप इंडिविजुअल डिमांड को देखोगे। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्तिगत इंसान या एक पीपल, एक व्यक्तिगत आदमी का इंडिविजुअल डिमांड क्या है, एक व्यक्ति का, एक फैमिली का, ऐसे करके एक डिमांड क्या है, या एक मार्केट का डिमांड क्या है। डिमांड मतलब क्या? किसी भी कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस टू बाय द कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन प्राइस। किसी भी गिवन प्राइस पर उसको खरीदने की जो बात होती है वो डिमांड होता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? सभी सेक्टरों का, सभी सम टोटल ऑफ द डिमांड, सभी सेक्टरों का डिमांड टोटल कितना एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, उसकी बात हो रही है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है, आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, बुक में भी दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy, आप देख सकते हो, which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of price in a accounting year. You can see on the whiteboard. आप वहां देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो। लेकिन अब दिक्कत की बात यहाँ ये है, समझने की बात यहाँ ये है कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है तो ऑल सेक्टर है। तो ऑल सेक्टर मतलब क्या? यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर की बात ही नहीं हो रही, बट कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड कितना डिमांड कर रहा है, फॉर्म, कोई कंपनी है, कोई फॉर्म है, वो कितना डिमांड कर रहा है, और तीसरा एक माना गया है गवर्नमेंट को। इन तीनों मतलब कुल मिलाकर पहला क्या हो गया? हाउस होल्ड, दूसरा क्या हो गया? फॉर्म, और तीसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट। इन तीनों को मिलाकर के एक इकोनॉमी में जो भी डिमांड हो रहा है, किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है, उसको, उन सब का जो वैल्यू है, उन सब की वैल्यू क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। ये याद रखिएगा, दो बात इसमें याद रखना है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी बात, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस। और तीसरी बात कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो सारी की सारी बात क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड। मतलब कुल मिलाकर आम भाषा में बोली जाए तो सम टोटल डिमांड, जहाँ पर ह्यूज लेवल में, जहाँ पर बड़े लेवल में बात की जाती है। जब मैं ह्यूज लेवल की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, होलसम की बात कर रहा हूँ, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बोला था जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैक्रो शुरू किया था। देखिए, जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो सूक्ष्म की बात करते हैं, छोटे छोटे लेवल की बात करते हैं, और जब मैक्रो की बात करते हैं तो होलसम की बात करते हैं। तो अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का यही टॉपिक है। तो एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग की बात अगर हम करें तो ये मीनिंग हमने बोल दिया। ये मीनिंग क्या है? यही है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से मीनिंग आपको समझ आ गया। अब मीनिंग के बाद इसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उनको अब हम देखते हैं। आइए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? तत्व मतलब क्या? जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड होते हैं। जो कौन कौन से एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहले नाम देख लेते हैं, फिर इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम किससे? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तीसरा है, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट निकल जाता है, तो वो है। चलिए, अब बिना देर के इसको समझते हैं एक एक को बहुत बढ़िया से, बिना किसी
उसके उलझन के आराम से सुनते जाइए, समझते जाइए। आई होप आपको आराम से समझ आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, आराम से आप समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे फर्स्ट बात करते हैं प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें क्या है, जैसे अभी मैंने मीनिंग बताया था आपको कि तीनों सेक्टर, मतलब जो ये तीनों सेक्टर मतलब क्या क्या, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट मिला करके। तो सबसे पहले अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चे की बात करें, तो किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इसमें वो हो रही है जो हाउस होल्ड, इसमें क्या हम जानेंगे, क्या लिखेंगे कि हाउस होल्ड के द्वारा पूरे इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड है, जितने भी फैमिली रह रहे हैं, हाउस होल्ड रह रहे हैं, उनके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, उनके द्वारा किया गया डिमांड, उनके द्वारा किया गया कंजम्पशन, उनके द्वारा किया गया खर्चा, जो भी उन्होंने कंजम्पशन किया, उन सब का टोटल जो है वो इसमें यहाँ ऐड होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है कि डिस्पोजेबल इनकम आपके बुक में होगा, उसको समझ लो थोड़ा। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एंड द कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड। आपका इनकम बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर भी, खर्चे भी, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। डिस्पोजेबल इनकम पहले क्या है वो देख लेते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है, किसी हाउस होल्ड का वो इनकम होता है जो सभी सोर्सों से, ऑल सोर्सेज से वो इनकम को इकट्ठा करता है, इनकम कमाता, मतलब इनकम का सोर्स है उसका, सभी सोर्स जहाँ से वो इनकम कमाता है, और अपने दिनचर्या में, अपने डे टू डे लाइफ में जो कंजम्पशन कर रहा है, जो सेविंग कर रहा है, वो जहाँ से आ रहा है, वो सब का सारे सोर्स जो है, वो सारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है। इसीलिए मैंने कहा जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। इसमें हमने ये लिखा है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात है तो फर्म्स की बात आती है। फर्म क्या होता है? वही कंपनीज। तो ये इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना मतलब क्या? अपने कैपिटल स्टॉक को कहिए या अपने असेट्स को इंक्रीज करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग बनाए, लैंड खरीदा, इन सब चीजों पर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। और ये एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जा रहा है? फर्म के द्वारा किया जा रहा है। वो हो गया जिसको हम आईसीडी नोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के द्वारा किए गए खर्चे। किसके लिए खर्चा करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी अपने पब्लिक के लिए, जो अपने रेसिडेंट है, जो देश के नागरिक हैं, देश में रहने वाले, उनके लिए जो खर्चे कर रहे हैं। वो कौन से खर्चे? जिनसे पब्लिक की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो सारे खर्चे। अब इसमें दो प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या क्या? एक हो सकता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब क्या? जैसे लॉ एंड ऑर्डर का बंद करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, इन सब चीज के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसको कहेंगे? जिस पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट में और एक्सपेंडिचर में अंतर होता है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में पता है ना फर्क आप लोगों को? कंजम्पशन मतलब क्या? किसी चीज को मतलब पैसा खर्च किया और उसको कंज्यूम करके खत्म, उसको उससे कुछ फ्यूचर में आने के लिए कोई संभावना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्ट करना। मतलब जैसे मान के चलिए आपने 20 रुपए आपके पास, तो 20 रुपए की आपने लस्सी पी ली, खरीद लिया, खत्म, कंजम्पशन हो गया। लेकिन 20 रुपए का अगर आपने शेयर खरीद लिया तो वो कंजम्पशन, वो इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। इसमें अभी डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, बस आई होप आपने मतलब इतना लॉजिक आपको पता ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? आप गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रोड्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, है ना, डैम बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, बड़ी बड़ी कंपनीज सेटअप करेगी, तो इस तरह के प्लांट लगवाएगी। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के द्वारा दो प्रकार के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आ जाएगा इस जी में, ठीक है। अब लास्ट बच गया आपका डी। तो डी आपको बच गया नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? पहले आप एक्स माइनस एम का मतलब समझते हैं। एक्स मतलब क्या? एक्सपोर्ट, एम मतलब क्या? इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई बहुत आम भाषा है और अब हजारों बार आपने सुना होगा जब से 11th-12th में आए होंगे। एक्सपोर्ट का मतलब हिंदी में निर्यात होता है, इंपोर्ट का मतलब आयात होता है। निर्यात माने भेजना, आयात माने लाना। हमारे देश के प्रोड्यूसर्स के द्वारा बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो डिमांड हो रहा है उसको पूर्ति करना, यहाँ से भेजना, यहाँ से भेजने का मतलब एक्सपोर्ट करना, और हमारे देश के लोगों का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वहाँ के लोगों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई चीज़ों को अपने यहाँ डिमांड करना, मतलब अपने यहाँ मंगवाना, अपने यहाँ लाना, इज कॉल्ड
इंपोर्ट माने आयात, आना, आयात माने आना, लाना, ठीक है। तो उनमें से एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, वो हो जाता है ये। तो ये चारों के चारों क्या हैं, ये चारों के चारों क्या है बाबू, कंपोनेंट्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड के हैं। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, राइट इट्स कंपोनेंट, 4 नंबर में पूछ सकता है। तो ये आपके हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस पर हम चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन अब क्या है, 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल की बात होगा तो कैसा होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब जो 2 सेक्टर की बात है, तो 2 सेक्टर कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं, तो एक है हमारा हाउस होल्ड, एक है तो हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब फॉर्म। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इजकल टू, यहाँ हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, एग्रीगेट डिमांड इजकल टू एडी इजकल टू सी प्लस आई। सी बोले तो कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका, हाउस होल्ड के द्वारा, और आई बोले तो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, फॉर्म के द्वारा। ये 2 मॉडल को एज्यूम करके हम चल रहे हैं। अगर 2 मॉडल को एज्यूम करके चलें, 2 सेक्टर को लेकर के हम चलें, तो एग्रीगेट डिमांड का क्या दशा होगा, उसको हम देखने चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको छोटा छोटा है बेशक, क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैंने छोटा लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ, और अगर आप जूम करके देखोगे या शॉर्ट करके देखोगे, तो बड़ा करके देखोगे वीडियो, तो आपको दिख जाएगा, उतना भी छोटा नहीं है। देखिए, तो जैसा कि अब एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, सबसे पहले डायग्रामेटिक फॉर्म्स देखने के लिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 2 सेक्टर मॉडल है, तो उसको हम देखने चलते हैं। स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है बोलते बोलते, पूरे दिन में बोलते रहता हूँ, हो जाता है कभी कभी, बट कोई नहीं। तो चलिए, तो इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, तो एडी इक्वल टू क्या होता है देखते हैं। 0 इनकम है, 40 कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट 20 है, तो इन 40 प्लस 20 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60। तो एडी आपका 60 हो गया। फिर यहाँ 100 है, इनकम आप थोड़ा हो रहा है, कुछ 100 रुपये इनकम आपका हो रहा है, तो अभी भी आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपका 20 रुपये 120 रुपये आपका खर्चे हो रहे हैं, 20 रुपये आप सेविंग कर रहे हो, और 140 रुपये आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो आपका एडी हो रहा है। फिर 200 रुपया है, फिर 200 आपने खर्चे कर दिए, 20 रुपये। ये ऑटोनोमस है, आपने इसको फिक्स रखा हुआ है कि इतना है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। ये 20-20 सब जगह फिक्स है, तो ये 220 हो गया। इसी तरह आप आगे देखते जाओगे, 300 प्लस 300 इनकम है, तो 280 रुपया खर्चा कर रहे हो। अब आप जाके 20 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 300 रुपया आपका ये एडी हो जा रहा है। फिर आपका 400 रुपया इनकम है, 360 रुपया कंजम्पशन कर रहे हो, 20 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको कितना हो गया, 360 प्लस 20 380 हो गया। 500 रुपया इनकम है, 440 रुपया कंजम्पशन कर रहे हो, 20 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और 460 रुपया आपका एडी हो जा रहा है। 600 रुपया इनकम है, बढ़ते जा रहा है इनकम, आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। 600 रुपया इनकम है, आप 520 रुपया आप खर्चे कर रहे हैं, एंड 20 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको 540 रुपये आपका एडी हो जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज समझने का प्रयास करो, मैं यहाँ आता हूँ, इस डायग्राम को समझेंगे। जैसे जैसे हमने स्केड्यूल को देखा, उसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, डायग्राम को देखेंगे। तो डायग्राम देखिए, सबसे पहला अगर बात की जाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मैं नहीं दिखूंगा, मैं यहीं आ जाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द एडी इक्वल टू होना चाहिए, मैंने ए लिख दिया है, सॉरी। एडी इक्वल टू क्या है बेटा, देखिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अभी हमने बात किया था एडी, सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही बता रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल चल रहे हैं, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, तो ये पहला पॉइंट तो आपका इसे क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड पॉइंट हम इस डायग्राम में क्या समझेंगे बाबू, कि जो पहला तो हमने समझ लिया कि एडी इक्वल टू क्या है, सी प्लस आई है। अब सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आगे बोला था ना, आगे बताऊंगा। अभी देखिए कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इनकम 0 है, बट कंजम्पशन कुछ न कुछ है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आप देखोगे कि दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव कंजम्पशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम 0 है, फिर भी कुछ ना कुछ लोग बाग के द्वारा, पब्लिक के द्वारा कुछ ना कुछ खर्चे तो होते ही हैं।
अपने नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हैं जो मेन नीडी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग को अपने जीवन को चलाने के लिए ज़रूरत होती ही होती हैं। तो कुछ ना कुछ इंसान को, कुछ ना कुछ जो कंज्यूमर को कुछ ना कुछ तो डिमांड करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना ही पड़ता है। इसीलिए ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि इनकम बेशक जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ वो खर्चे कर रहा है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये बात यहाँ लिखा है, इवन व्हेन इनकम इज जीरो बट फिर भी वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व देखिए, ये है स्लोप ऑफ द कंजम्पशन का, जो डॉट डॉट में मैंने आपको दिखाया है, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे करके। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या है? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या है? पॉजिटिव है, अपवर्ड है। कैसे है? जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन कर्व भी ऊपर अपवर्ड होता जा रहा है, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ होता जा रहा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ द कंजम्पशन, ये पॉइंट है, इसके अंदर आपको लिखना क्या है? आपने लिखना है कि स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अब आप यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट कर्व को देखिए, ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस माने कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ देख रहे हो, यहाँ डायग्राम में, सॉरी स्केड्यूल में भी देखिए, यहाँ पर क्या है? 20 20 20 20 20 करके ये ऑटोनोमस है, कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई ये क्या है? कांस्टेंट होने की वजह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट भी हो गया, लिख दीजिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और या सीआई कर्व। सीआई बोले तो सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व को भी सीआई कर्व कहते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए टी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए टी से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हमने ये देखा कि अभी चर्चा भी किया था कि जो एडी कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है। देखिए ऊपर वाला जो बिल्कुल जो बिना डाउट के ये एडी कर्व है। ये एडी कर्व क्या है? पॉजिटिव। ये भी अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है? अपवर्ड जा रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है? एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से? टी से है और जीरो से है। ये भी हमने चर्चा ऊपर भी किया था कि इनकम बेशक जीरो है बट कंजम्पशन कुछ ना कुछ है। तो इनकम जीरो होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो दोनों मिला के इन्वेस्ट और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस आय मतलब इन्वेस्टमेंट। तो दोनों को मिला करके क्या हो गया? 60 आया। तो 60 है तो 60 कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो होगा, इसलिए ये जीरो है। बेशक शुरुआत जीरो से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे देखो बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एग्रीगेट डिमांड आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये आपका जो है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये अपवर्ड भी जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है। लास्ट में है स्लोप, जो मैं अभी आपको बता रहा था, स्लोप ऑफ द एडी कर्व। स्लोप ऑफ द एडी कर्व में आप क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ द एडी कर्व इज अपवर्ड। क्या है? अपवर्ड है। क्यों है वो भी बताओगे? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। और जब हम जानते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड ये सारा हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड चैप्टर हमारा, जो एग्रीगेट डिमांड चैप्टर तो नहीं खत्म हुआ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड चैप्टर उसमें लिखा है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ मेरा हमारा खत्म होता है कि एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और इनके डायग्राम जो 2 सेक्टर मॉडल होगा तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या हो सकता है, तो डायग्राम और उसके शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया। इनके बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। बाकी बुक आपके पास है, उसको रीड करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई हम चर्चा करेंगे, उसके बाद उसमें हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सब देखेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो भी कुछ है इस चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट अभी तक मुझे मिल रहा है, जो ही मिल रहा है, जितना ही मिल रहा है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़, बहुत ज़्यादा लाइक्स मुझे वीडियोस पर मुझे नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी जितने ही लोग देख रहे हैं, जो ही लोग देख रहे हैं उनके लिए सही, लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं करता रहूँगा कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोगों के हेल्प के लिए मैं डालता रहूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। आजकल नेट सर्फिंग हम फालतू इधर उधर की चीज़ों में करते हैं, लेकिन
अच्छी चीज़ों में शायद पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बट कोई नहीं। मेरा एक अपना मोटिवेशन है। मैं अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने मुझे कहा, जिनकी कहने से मैंने शुरू किया, उनके लिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और जितना ही हो सकेगा थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बनाते रहूँगा। मैं अब बहुत जल्द ही मैं बिजनेस स्टडीज़ का भी वीडियो अपलोड करूँगा, 12th का। अभी एक्चुअली मैं स्कूल में भी लेक्चरर हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम की दिक्कत होती है, हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दे पाता हूँ। अभी भी मैं ट्यूशन क्लासेज और स्कूल की सारे ख़त्म करने के बाद ये शूट कर रहा हूँ, तो टाइम मेरे पास कम होता है। बट फिर भी जितना ही होगा, जो भी होगा, मैं आपको टाइम टू टाइम थोड़ा करके मैं आपको समझाता रहूँगा। और उम्मीद है कि आप लोग जो मुझे साथ दे रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वो भी मुझे उम्मीद है आगे साथ देंगे, और जो पहले से देखते आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरा कि वो आप मुझे आगे भी मुझे साथ दोगे। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जाऊँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ समझ आया होगा। जय हिंद।